नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। मंत्री, सांसद और विधायक अपने चहेतों को पद दिलाने के लिए जोर लगाए हुए हैं। यही वजह है कि कई जगह सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी बताया और कहा कि बाहर से आए नेता अब हावी हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। आइए इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, किस तरह से आरोप लगा रही है और बीजेपी क्या कह रही है, दोनों के बयान सुनते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो सिद्धांतों की बात करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में दो लोग हावी हो गए हैं। एक तो जो दूसरे दलों से कार्यकर्ता आए हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं, और जो उनका खाटी कार्यकर्ता जो झंडे उठाता था, दरी बिछाता था, वो कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहा है। नंदन शर्मा हो, इन सब की पीड़ा ने, चाहे गोपाल भार्गव हो, इन सब की पीड़ा ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की भरमार है और सारे चुनाव सामंजस्य से नहीं निपटेंगे। इस बात की तो हमें समझ में आ रहा है। भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन से ही सब कुछ। हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। इसी तारतम्य में जिला अध्यक्षों का भी जो उनके रायशुमारी, उनका जो निर्वाचन है, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो चुकी है और जल्द आपके सामने समक्ष उनकी भी सूची जारी हो जाएगी। क्योंकि भाजपा एक ऐसा दल है जिसमें संगठन को सर्वोपरि माना जाता है। संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। तो आज बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में किसकी चलेगी, विधायक की या सांसद की, या किसी और फॉर्मूले पर ये तमाम चीजें होंगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे साथ आज अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनका स्वागत करूंगा मैं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले अवनीश बुंदेला जी आपके पास आ जाता हूं। देखिए अवनीश जी, कहा जा रहा है कि कुछ जगह सहमति बन गई है लेकिन कई जगह पेच फंस गया है। वो नाम भी हम दिखाएंगे कि किन जगह पेच फंसा है। लेकिन अवनीश जी, क्या लग रहा है आपको, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बड़ी गहमा गहमी है बीजेपी में? सबसे पहले तो ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हाँ, ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि जो पार्टी अपने आप को संगठन आधारित, कैडर आधारित पार्टी कहती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष को इतने अधिकार नहीं है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है बीडी शर्मा जी की कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रदेश में जिलाध्यक्ष नियुक्त कर पाए। उसके लिए दिल्ली से रायशुमारी हो रही है, दिल्ली नाम भेजे जा रहे हैं। ये तो मतलब पहली बार सुनने में आ रहा है। मुझे लगता है ऐसा ना हो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रभारी और जो मंडल अध्यक्ष वो भी दिल्ली से नियुक्त किए जाए। तो फिर मुझे बताएं, इसमें फिर जनतंत्र कहाँ रह गया पार्टी में? मतलब तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ कहते ना मोटा भाई छोटा भाई, वो मोटा भाई की चल रही है। क्योंकि आप देखिए, जो जो पार्टी पर्ची के आधार पर पर्ची दिल्ली से भेजकर मुख्यमंत्री बनाने लगे, तो उस पार्टी का भविष्य कुछ ऐसा ही होता है। हम मानते हैं कागजों पे आज की तारीख में, क्योंकि सत्ता में है, बहुत बहुत ताकत में है, तो कागजों पे इनका संगठन बहुत मजबूत दिखता है। अपने आप को सारे कहते हैं अपने आप को बिल्कुल देवता तुल्य बताते हैं कार्यकर्ता। लेकिन क्या बेचारे उन कार्यकर्ताओं की यही हैसियत है कि जो कार्यकर्ता निरंतर अपना जीवन देता भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कार्यकर्ता को पद नहीं मिलता। कांग्रेस से, अन्य दल से आए हुए नेता को टिकट दे दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, और वो कार्यकर्ता बेचारा दुर्लभ दरी चद्दर बिछाओ योजना के तहत जीवन भर दरी चद्दर बिछाता रहता है। और जब जिलाध्यक्ष बनने की भी बात आती तो उसमें भी जो अन्य दलों से लोग आते हैं वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अब मुझे बताएं, कैडर और संगठन कहां बचा? हम तो पहले ही कही इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन ये जो बार बार कि कांग्रेस के किसी नेता के अगर छींक भी आती है तो भाजपा के लोग जो उस पर राजनीति करते हैं कि कमलनाथ जी ने ये कहा, जीतू पटवारी जी ने ये कहा, दिग्विजय सिंह जी ने आज क्या खाया, उनने आज कौन सा कपड़ा पहना, वो यहाँ क्यों नहीं गए, वो कौन सी गाड़ी से गए, वो यहाँ क्यों नहीं गए, उसके यहाँ क्यों गए। तो उस जगह फिर हमें कहने का अवसर मिलता है कि अगर आपके जिलाध्यक्ष आप नियुक्त नहीं कर पा रहे हो बीडी शर्मा जी, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष होने का मतलब क्या है, मुझे बताएं। क्योंकि जिलाध्यक्ष तो मैं समझता हूँ संगठन की रीढ़ है, किसी भी जिले के संगठन की रीढ़ है, और वो नियुक्त करने का फिर प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या है? क्या सिर्फ यही है कि बस सरकारी पैसे में बैठ के करते रहो, बड़े बड़े इवेंट करते रहो और अपनी फोटो खिंचवाते रहो, और इसके अलावा क्या काम है फिर जिला? आप मुझे बताएं प्रदेश अध्यक्ष का।
ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं। हमारे साथ मंजूरी जैन जुड़ गई हैं, वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता बीजेपी से। मंजूरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह कहा जा रहा है कि बड़ा उहापोह हो रहा है, बड़ी कशमकश चल रही है, क्या स्थिति है जिलाध्यक्षों को लेकर, चुनाव को लेकर? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे संगठन का आंतरिक लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के हिसाब से आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव वो चल रहे हैं और इसमें कार्यकर्ता जो है बड़े ही खुश होकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस भी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो अपनी निष्ठा से और अपनी कर्तव्य परायणता से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करेगा। कांग्रेस को बहुत ज्यादा चिंता है तो सबसे पहले तो उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए कि एक साल बाद भी जीतू पटवारी जी ने किस तरह से अपनी कार्यकारिणी घोषित की और आज भी जिलों की कार्यकारिणी तो बनी नहीं पाई, जिला अध्यक्ष घोषित नहीं हो पाए हैं। किस तरह से आपके कार्यालय में सिर्फ फुटबॉल की नौबत आती है, किस तरह से आपके कार्यालय के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, महिलाओं को अपमानित किया जाता है, भगा दिया जाता है। तो ये आपके संगठन की संस्कृति रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के लिए काम है और काम के लिए कार्यकर्ता है। किसे क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन से कार्यकर्ता से क्या जवाबदारी ली जाएगी, वो सब संगठन और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व तय करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे नीचे से जो कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं, कार्यकर्ताओं ने सुझाए हैं, विधायकगणों ने सुझाए हैं, उन नामों पर विचार होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी जिले से 2 या 3 नाम आ गए हैं तो उसमें से यदि कोई जिला अध्यक्ष बनता है तो उसके बाद भी जो कार्यकर्ता एक्टिव है और जो काम करना चाहते हैं संगठन के मजबूत करने के लिए, संगठन की रीति नीति के हिसाब से काम करने के लिए आगे होकर आते तो उनको उनके हिसाब से जवाबदारी दी जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जो बार बार पद प्रतिष्ठा की बात की जाती है तो ये कांग्रेस में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई पद के लिए काम करता है ना प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। हमारी जो विचारधारा है हम उसके लिए काम करते हैं और हमारी विचारधारा क्या है कि हमको राष्ट्र प्रथम है, हम सब उसके लिए काम करते हैं। और दूसरा हमारा जो मिशन है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम उसके लिए काम करते हैं। पद और प्रतिष्ठा के लिए काम, सत्ता के लिए काम कांग्रेस करती है। हमारा जो मिशन है एक एक कार्यकर्ता उसके लिए हमेशा लगा रहता है और तत्परता से लगा रहता है और उसे जो जवाबदारी दी जाती है उसके लिए वो पूरा अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर निष्ठा पूर्वक निभाता है। तो ये हमारे संगठन का पूरा जो एक कहना चाहिए संविधान है उसके हिसाब से कार्यकर्ता काम करता है। और संगठन को मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ या मुख्यमंत्री। वही कहते हैं मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई मैं उसको अपनी पूरे जो मेरा कार्य क्षमता है उससे मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी विचारधारा और उस विचारधारा के हिसाब से काम हम लोग करते हैं। ठीक है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़े हुए हैं। योगीराज योगेश जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वाकई में कुछ जगह पर पेच फंस रहा है और दिल्ली से अब जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान होगा, और क्या पहले ऐसा होता रहा है या आपको लगता है कि यह प्रदेश स्तर का होना था मामला और यहीं पर इसको सुलझाना था? अगर कोई जरूरत भी थी तो कम से कम यह मैसेज कन्वे नहीं होना था कि दिल्ली से हम अब डायरेक्ट करवाएंगे क्योंकि यहां चीजें मैनेज नहीं हो रही है। बिल्कुल अभिलाष जी, आपने ठीक कहा। कुछ जगह ऐसी हैं जिसको लेकर बड़े बड़े लोगों के बीच में जद्दोजहद मची हुई है और वहाँ हितों के टकराव आपसी सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बात करें अपन सागर में बड़े बड़े नेता लॉबिंग कर रहे हैं अपने अध्यक्ष बनाने के लिए। ये स्थिति थोड़ी सी आप ग्वालियर में चले जाएं वहाँ भी यही हाल है। तो कुछ अंचल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां जिला अध्यक्षों के लिए सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक लगे हुए हैं। तो ये निश्चित बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं बीजेपी में 60 जिला अध्यक्ष बनने हैं तो 40 में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। ये भी एक शुभ संकेत है बीजेपी के लिए। जहां विवाद की स्थिति बन रही है वो ज्यादा 1 दर्जन 1.5 दर्जन लोग हैं, वो भी इसलिए क्योंकि बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय में बहुत कुछ घटा, बहुत इसलिए घटा है क्योंकि एक बड़ा धड़ा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया। तो इन लोगों को एडजस्ट करना ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और निश्चित तौर पर हर नेता ये चाहता है कि मेरा ही आदमी जिला अध्यक्ष बने, क्योंकि एक जिला अध्यक्ष कम से कम 5 भाजपा विधायकों के बराबर या कह सकते हैं जिम्मेदारी निभाता है या उसको काम करने का मौका मिलता है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण जिलाध्यक्ष का चुनाव।
लेकिन एक बात, इस बात से सोचिए आप कि अभी जिला अध्यक्ष के पहले मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए। जी। मंडल अध्यक्ष में तो जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा उठापटक होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े मतलब विवाद की स्थिति बने और मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए इक्का दुक्का जगह छोड़ के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जिलाध्यक्षों को लेकर जो उहापोह की स्थिति बनी है, मैंने बताया 40 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें से भी कई बीजेपी के जिलाध्यक्ष इतने शानदार उनका कार्यकाल रहा पिछला कि मुझे ऐसा लगता है वो रिपीट होंगे। इनमें गुना भी शामिल है, इनमें उज्जैन भी शामिल है, इनमें बैतूल शामिल है, नरसिंहपुर शामिल है। तो यहाँ के जिलाध्यक्षों ने बहुत बढ़िया काम किया, और कुछ जिलाध्यक्षों का काम, चूंकि एक क्राइटेरिया भाजपा संगठन ने इस बार तय किया है कि 4 साल से ज़्यादा वाले रिपीट नहीं होंगे, तो ये ऐसे जो अध्यक्ष जो 4 साल हो गया और जिनका कार्यकाल शानदार रहा, उनको मध्य प्रदेश संगठन में जगह निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस चल रहा है अभिलाष जी, तो आप देखिए बीजेपी कार्यालय में भी ऐसे कोई झगड़े टंटे वाली स्थिति नौबत नहीं आई है, और ना ऐसी कोई नारेबाजी और मुर्दाबाद जिंदाबाद के स्वर सुनाई दिए हैं। मतलब प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है 2-4 जगह को छोड़ के शायद बहुत आसानी से जिलाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो जाएं। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं अवनीश जी आपके पास। अवनीश जी देखिए, संगठन को मजबूत करना हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब हम बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं तो बीजेपी बोलती है कि आप अपनी स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है वहां पर, संगठन के क्या हाल है। अब जब बीजेपी अपने संगठन को नया स्वरूप देने की तैयारी कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी रणनीतियों में बदलाव आएगा, और आप उसके मुकाबला करने के लिए कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति है, संगठन के स्तर पर कहां तक काम कर लिया है कांग्रेस ने? पहली बात तो देखिए अभिलाष जी, मैं निवेदन करूंगा, ये जो अभी अपने योगी राज जी ने भी कहा, भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा, सही बात है, ये आपका अंदरूनी मामला, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन न्यूज 24 जैसे बड़े चैनल पर अगर आज इस विषय पर चर्चा हो रही है अभिलाष जी, अगर आपने सब्जेक्ट रखा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो परेशानी है। और देखिए, जहां तक संगठन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी बहुत बधाई देती है, संगठन गड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा संगठन नेचुरल है, हमारा संगठन लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक है, और ये बार बार साबित हो रहा है। हमने, आप देखें, हमने किस तरह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव बना के आज एक दलित हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, और वही भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर पा रही है। हमारा सवाल फिर भी वही है, जैसे अभी सागर जिले की चर्चा कर रहे थे योगी राज जी, सागर जिला वास्तविकता में मैं कहूंगा मध्य प्रदेश की राजनीति की गंदगी का हब बन चुका है। आपने कभी सुना है अभिलाष जी, एक जिले से 3 कैबिनेट मंत्री रहे? सागर से शिवराज जी की सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री थे, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी, 3 कैबिनेट मंत्री। और फिर भी आज सागर की क्या हाल है, जाकर देखिए, कोई विकास कुछ नहीं। कुछ इंदौर से नहीं थे, सागर से 3 कैबिनेट मंत्री थे, और वही कारण है कि सागर आज अखाड़ा बना हुआ भारतीय जनता पार्टी के बीच का। भूपेंद्र सिंह और डॉक्टर गोविंद राजपूत की लड़ाई इस स्तर तक पहुंच गई है कि वहीं से अश्विन शर्मा जैसा कैरेक्टर निकल के आता है, और वहीं से कहीं ना कहीं परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार निकल के आता है, क्योंकि दोनों परिवहन मंत्री रहे पूर्व में। और ये बात निकल के आती है कि ये जनसेवा के नाम पर, संगठन के नाम पर किस तरह की लूट मचाते हैं सत्ता की भारतीय जनता पार्टी वाले, किस तरह से इन्होंने जनता को, लोकतंत्र को लूटा है। और अगर आज आप कह रहे हैं कि साहब बाहर से कांग्रेस का बड़ा धड़ा आ गया आपके यहाँ, वही तो हमारा सवाल है महाराज। आप समझे, हमारे यहाँ एक भाजपा का विधायक आया था, कहां पर, शिवपुरी में, वीरेंद्र रघुवंशी जी। हमने उनका स्वागत किया, वीरेंद्र रघुवंशी जी आज भी हमारी पार्टी में, लेकिन हमने उनको टिकट नहीं दिया। आप समझे अभिलाष जी, हमारा नुकसान हुआ। शिवपुरी जिले में हम 6 सीटें हार गए, सिर्फ 1 सीट जीती, 6 में से 5 हार गए, लेकिन हमने वीरेंद्र रघुवंशी सिटिंग एमएलए को इस शर्त पर पार्टी में हमने आने की इजाजत की थी कि आपको हम टिकट देंगे। ये काम कौन करता? भारतीय जनता पार्टी। आप याद कर लें, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, तो ये आजाद भारत का, शायद पूरे विश्व का ऐसा पहला उपचुनाव रहा होगा कि जहां 28 उपचुनाव, लेकिन 16 वर्तमान मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। मतलब जो लोग 16 जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, वो विधायक नहीं थे, मंत्री थे। सोचिए, ऐसा जनतंत्र का माहौल कहीं भी आपने देखा है अभिलाष जी? और फिर आप दुहाई दें संगठन की, कैडर की, काय का संगठन? अरे आप अपना संगठन कैडर तो सिंधिया की देरी पर गिरवी रखाए थे, नाक रगड़ के आई थी आरएसएस और भाजपा, तब आपने सरकार बनाई, बेच के आए थे सिंधिया की देरी पर। जो हमारा लक्ष्मीबाई को गाली देता था, जिसको आप कहते थे वो हत्यारा रानी लक्ष्मीबाई का, उसको आपने उसके चरण चुम्बन करके अपनी पार्टी में लिया और सरकार बनाई। अरे बेशर्मो,
अरे तो आप आपने मान रहे अपने हैं, विचार पेश किए। चलिए अवनीश जी, हमें आप गर्व मान तो है रहे हैं कि कि कांग्रेस हमने में रहते संबोधन रहते किया इस चीज से। आपने सिंधिया जी को इतनी इजाजत दे रखी थी कि वो रानी लक्ष्मीबाई जी को गाली दे सकें, ये देखिए, आपने आप एक्सेप्ट समझे, किया? आप समझे अभिलाष जी, हाँ। हमने सिंधिया जी पर कभी आरोप नहीं लगा और हम आज भी ये मानते हैं ना, कि आप तो सिंधिया लगा रहे हैं ना परिवार आप। उनका हत्यारा, लेकिन ये विषय किसने उठाया? मुझे ठीक है। पता है मंजरी जैन जी बैठी हैं, पता है भाजपा प्रवक्ता, क्या आपने सिंधिया परिवार को हत्यारा नहीं कहा? आपने कितनी बार, कितने लोगों के भाषण हैं, प्रधानमंत्री के भाषण हैं, बड़े बड़े नेता, हमने तो कभी भाषण नहीं दिए। हम तो आपकी बात बता रहे हैं कि आपने ऐसे भाषण दिए, ऐसे विचार रखे। ठीक है, सिंधिया की ठीक है, जेल पर चलिए मैं जाके मंजरी जी के मार पास करके आता आ हूं। गए। मैं मंजरी जी के पास आता हूं। मंजरी जी, आपके पास आता हूं। मंजरी जी, देखिए, कहा यह जा रहा है कि कोई भी पद हो, टिकट हो या संगठन का चुनाव हो, दरअसल जो सबसे बड़ा धर्म संकट अब बीजेपी के सामने खड़ा होता है वो ये होता है कि जो पुराना कैडर है वो, या जो नई कांग्रेस आई है, बीजेपी के अंदर कांग्रेस के लोग आए हैं जो अब बीजेपी के कार्यकर्ता कहलाते हैं, उनमें से चुनने को लेकर के बड़ा दिक्कतें होती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि इसका खामियाजा विजयपुर में देख चुके हैं पार्टी के आला नेता, तो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग ना कराएं, किसी को भी बड़े पद पर ऐसे सीधे टिकट ना मिले या बड़े पद की जिम्मेदारी ना मिले। क्या उसका असर दिखेगा और अब बीजेपी के अपने मूल कार्यकर्ता की तरफ लौटेगी? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने टिकट बांटे, आयतित बीजेपी के नेताओं को जो आए थे, तुरंत ही पैराशूट लैंडिंग हुई थी, उसके बाद ये बड़े सवाल उठ रहे थे कि मूल कार्यकर्ताओं की भावना का क्या होगा? नहीं, देखिए, वो तो संगठन की गाइडलाइन है, पार्टी की गाइडलाइन है कि जो संगठन के पद पर है और जो संगठन में 6 वर्ष से काम कर रहा है, उसको संगठन की जवाबदारी दी जाएगी। ये तो गाइडलाइन में है। दूसरी बात, मैं अवनीश जी के इस बात से, मैं शायद उनके स्वभाव से, उनका स्वभाव ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बड़े अचंभित हूँ कि सिंधिया जी के बारे में इस तरीके से आप टिप्पणी कर रहे हैं, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। वो आपके यहाँ भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके पिताजी आपके यहाँ से रहे, बड़े नेता रहे, लेकिन नहीं, आपने उनको ऐसे बोला कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आज मतलब अजीब तरीके से आपने उनको सम्मानजनक शब्द उपयोग नहीं किए, असम्मानजनक तरीके से आपने उनको संबोधित किया। मैं नहीं समझती कि ये सुचिता की राजनीति है। आपके नेता भी इसी तरह संबोधित करते थे जब वो विपक्ष में थे। नहीं, तो सियासतदानों का चेहरा होता है। और आज भी राहुल गांधी जी के बारे में भी यदि हम बात करते हैं, मेरी बहन मंजरी बताएं, मंजरी जी कहाँ आहत हो गई मुझसे? बुंदेला जी मेरे भाई, आप सुन लीजिए, बुंदेला जी मेरे भाई हैं आप मेरी बात सुनिए। आज भी हम यदि राहुल गांधी जी बोलने दीजिए, मंजरी जी को बोलने करते हैं, अगर मैं राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो आज भी हम उनको सम्मान से बात करते हैं, मगर सिंधिया जी के बारे में जब तक वो आपके कांग्रेस में थे, और आप सुनिए ना, अम्बेडकर जी को गाली आप देते हैं, अम्बेडकर जी को तो सम्मान देने का ना, ठीक है, ना, कहीं और चला गया डिबेट। ना, नहीं, एक मिनट, अवनीश जी, मंजरी को बोलने दीजिए। अवनीश जी, आपने अपनी बात कर ली, मंजरी जी का वक्त है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। मंजरी जी, अम्बेडकर जी को बार बार अपमानित करने का काम आपने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम आपने किया, नेहरू जी ने किया, एक बार नहीं 2 बार किया। सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, जर्सी कहा कह सकते हो। हमने कभी उनको अपमानित नहीं किया, हमने कभी ऐसा नहीं किया। सोनिया गांधी ना, ठीक है, ना, आप लोगों के नहीं, आप प्लीज उस पर मत जाइए, वो बहुत दूर बात चली जाएगी। एक एक नेता ने किसको क्या क्या कहा है, बीजेपी कांग्रेस के बहुत लंबी लिस्ट है, वो छोड़िए ना। हम लोग अभी जिस टॉपिक पर है मंजरी जी, मैं उस पर ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बार मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होगी, यह सुनिश्चित हो रहा है? क्योंकि टिकट के वक्त तो आपने की थी, देखिए, आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, वो जनता देख रही थी, लेकिन क्या संगठन में कम से कम मूल कैडर का जो है उसको सम्मान मिलेगा? अभिराज जी, भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होती। हमेशा मैंने आपको पहले राउंड में ये स्पष्ट कर दिया कि हर कार्यकर्ता के लिए काम, और हर काम के लिए कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसकी योग्यता अनुसार उसे दी जाती है, सौंपी जाती है। मैं भी एक छोटी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे भी आज एक जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को मैं अपनी निष्ठा से, अपने कर्तव्य से उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ, और वही हमारे
हमारे जब कार्यकर्ता का निर्माण होता है, जब हमारे प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, कार्यकर्ता को पाठ पढ़ाया जाता है कि देश प्रथम है, संगठन है, इसके बाद हम परिवार का सोचते हैं। पहले हम देश का सोचते हैं, फिर अपने संगठन के बारे में सोचते हैं, और उसी कार्य के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। और एक एक कार्यकर्ता का जो परिश्रम है, जो निष्ठापूर्वक उसने परिश्रम किया, उसी का ये प्रतिफल है कि आज हम केंद्र में भी है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी पर यदि जनता भरोसा करती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो कार्यकर्ता के परिश्रम की पराकाष्ठा है। और वो जो हमारा संगठित सामूहिक नेतृत्व है, उसका जो मार्गदर्शन है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। और निश्चित तौर पर जो मूल कार्यकर्ता है, कभी उसके अधिकारों का हनन नहीं होता। और इसीलिए स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रणाली के जरिए आज हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं। कि कांग्रेस नहीं है जहां कार्यकर्ताओं को भगा दिया जाता है, महिलाओं को अपमानित करके भगा दिया जाता है। ये आपकी संस्कृति में। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं योगीराज योगेश जी आपके पास। योगीराज योगेश जी, एक लिस्ट हम दिखाना है, जरा मैं चाहूंगा लिस्ट एक बार फुल स्क्रीन थोड़ा सा और दिखा दें कि कहां कहां किस किस को टिकट जो है वो जो पद है वो रिपीट हो सकता है, कहां पर पैनल बन रहे हैं। यहां पर क्या आपको लगता है कि चूंकि अब एक क्लॉज लगाया गया है कि 6 साल से ज्यादा वक्त से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हो, यानी कि यह क्लॉज ही बता रहा है कि अब कांग्रेस से आए लोगों को कम से कम संगठन में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि टिकट बहुत मिल चुकी है उन्हें, और उसकी नाराजगी को कम करने के लिए पार्टी अब मूड बना चुकी है। योगीराज योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी 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 सर, आप ही से अभिलाष जी सवाल है बिल्कुल मेरा। आप ये जी। ठीक कह रहे हैं कि इस बार के जो हाँ असल में अभिलाष जी, इस बार के जो जिलाध्यक्ष के जो चुनाव हैं उसको लेकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो गाइडलाइन को लेकर ही है। जिस तरीके की जो एक क्राइटेरिया तय किया गया है वो पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी वजह एक ये भी है कि जैसे बीजेपी में महिलाओं के लिए एक दरवाजे खोले गए, तो ये मैं मानता हूं कि एक अच्छी संकेत है और महिलाओं को तवज्जो पार्टी देती है। उसका एक उदाहरण तो मंजरी जी यहाँ खुद बैठी हुई हैं, विदिशा जैसे जिले से आके वो प्रदेश की प्रवक्ता बनी हुई हैं, और हम तो उम्मीद करते हैं कि वो जिला पद को भी सुशोभित करें ऐसे कार्यकर्ता। लेकिन 2, 3, 4 या हो सकता है 8 से 10 के बीच महिला कार्यकर्ता इस बार जिलाध्यक्ष के पद को हम देख पाएंगे। इस बार ऐसा संभावना नजर आती है, और ये तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुटों में टकराव होता है तो एक न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पर महिला सामने आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को इस बार एक ये क्राइटेरिया जोड़ने की एक वजह यह भी रही होगी। दूसरा, इस बार चुनाव संचार प्रभारी जो हैं सरोज पांडे हैं, वो भी चाहती हैं कि महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़े, तो एक नया ये देखने को मिलेगा। लेकिन जिस सवाल को लेकर आपने जो सवाल किया है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि 6 साल का जो क्राइटेरिया तय किया है उसमें नए आने वाले नेताओं के समर्थकों को कितनी जगह मिलती है। क्योंकि आप ये मान कर चलिए कि ये भले ही दूसरे दल से आए हुए नेता हैं, लेकिन इन नेताओं ने अपने आप को स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी में और एडजस्ट किया अपने आप को भाजपा संगठन के मुताबिक। भाजपा संगठन की जो कार्यप्रणाली है, जो रीति नीति है, उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला है। तो एकदम से ये नहीं कह सकते कि इनकी उपेक्षा की जाएगी, लेकिन हो सकता है संगठन का इसके पास कोई तोड़ हो तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। चाहे जिलाध्यक्षों में मान लो उनको ना एडजस्ट किया जा रहा, लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस बार जो गाइडलाइन है जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर, वो इन चुनावों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब पिछली बार क्राइटेरिया तय कर दिया था कि 50 साल की उम्र से ज्यादा का कोई जिलाध्यक्ष ही नहीं बनेगा, तो कई लोगों की टेंशन बढ़ गई थी। इस बार वो लिमिट भी उन्होंने 5 साल बढ़ा दी, तो शायद 55 साल की जो उम्र में आसपास है उन लोगों को भी खुशफहमी रह सकती है, उन लोगों को भी मौका मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी बात यह है कि 2 अंचल छोड़ दी जाए प्रदेश के, जिनका कि जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। ग्वालियर चंबल अंचल, इधर आप सागर में चले जाएं, थोड़ा सा महाकौशल में चले जाएं, बाकी कोई ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है संगठन के चुनाव में। और कई जगह तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आज रात में कोई ऐसी लिस्ट जारी हो जाए 10-12 नामों की जो निर्विवाद हो। तो अभी तक जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, अपनी गाइडलाइन के मुताबिक ही संगठन के चुनाव हो रहे हैं। अब ये बात अलग है कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद की स्थिति क्या रहती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी का ये चूंकि अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ा दल है। अवनीश जी कुछ कह रहे हैं, शायद अवनीश जी का ऑडियो दीजिएगा प्लीज। अभिलाष जी थोड़ा समझाएं कि ये आपकी समाज के लोग हैं यार।
ना ठीक है, अब आपके लोग वहां चले अरे गए, योगीराज जी कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ महाराज कि आप पत्रकार है, हमारे सम्मानित भाई हैं। आप तो बिल्कुल मतलब जितनी आपको जानकारी जितनी भाजपा नेता को जानकारी नहीं है। प्रवक्ता जी भेंट हो गए आपके सामने। नहीं, अवनीश जी पत्रकारों की जानकारी पर सवाल मत उठाइए। वाकई में जानकारी होती जितनी नेताओं को नहीं होती। सुनिए पत्रकार महोदय वही कहेंगे जो सत्यता है। एकमात्र ऐसे हैं जो देश की बात करते हैं, जो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। जो है हाँ। योगीराज जी मैं बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई है, मित्र समान है, और मैं उनसे इतना कहने का मेरा अधिकार ना, बिल्कुल आपको हक इतना है। कह रहा हूँ कि उनके सोर्स बड़े ही मजबूत हैं साहब। मतलब इतना तो मंजरी जैन जी थोड़ा सा आप डिबेट के पहले अब योगीराज जी से अगली बार बात जरूर करिएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं इतना निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है योगीराज योगेश जी, सवालों के तंज सवाल वही बात कर रहे हैं जो सत्य है। ना ठीक है, ना मंजरी जी ये बहुत नॉर्मल चीज है। मंजरी जी ठीक है, मंजरी जी हम लोग भी सवाल उठाते रहते हैं आप पर दिन रात, तो ये हमें भी स्वीकार है, बिल्कुल आप लोग सवाल उठाइए, पूरा हक है आपको, जनता भी हमारे ऊपर सवाल उठाती है, क्योंकि सिर्फ ये नैसर्गिक अधिकार पत्रकारों का नहीं है कि हम बीजेपी कांग्रेस को कोसते फिरे या सरकारों और प्रशासन को गालियां देते फिरे। ये आप लोगों को भी हक है, आपको अगर जहां आपत्ति आप सवाल उठाइए, जनता जनार्दन है तय करेगी कौन सही है कौन गलत। और चूंकि पत्रकारों की बात आई है तो जाते जाते मैं बड़े दुख के साथ ऐसा लगा कि मैंने किसी की पक्ष लिया हो। ना योगीराज योगेश जी, जाते जाते मैं अपने एक पुराने मेरे साथी रहे हैं, बस्तर के बड़े पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, बहुत युवा थे, और अभी मुझे सूचना मिली है कुछ देर पहले उनका शव मिला है, क्योंकि वो एक बड़े भ्रष्टाचार को खोल रहे थे और जिस ठेकेदार के खिलाफ वो खबर दिखाई थी उन्होंने, उसी के कैंपस में सेप्टिक टैंक में उनका शव मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों की जिंदगी दिल्ली से लेकर के बस्तर के बीहड़ों तक या जंगलों तक कितनी सुरक्षित है। यहां तो हम बैठ करके सिर्फ सवाल सुनते हैं, जो हमारे असल पत्रकार, हमारे असल संवाददाता हैं, वो जब फील्ड में होते हैं तो उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना कुछ उनके साथ हो जाता है, आप समझ सकते हैं। पर हम ये जरूर कहेंगे कि सबका अपना हक है, सबका अपना अधिकार है। मैं शुक्रिया करूंगा मंजरी जैन जी का आने के लिए, अवनीश बुंदिला जी का, योगीराज योगेश जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।